हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फीवर एजुकेशन हब में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वैसे फंडामेंटल राइट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं है, इसलिए मैं एक क्विक रिवीजन के लिए आपको एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपके जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जो प्राकृतिक हैं, जो नैसर्गिक हैं। हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकार किस भाग में हैं, तो आप कहोगे मूल अधिकार हमारे भाग 3 में हैं। क्वेश्चन बनेगा मूल अधिकार कहाँ से, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। भाग 3 को और क्या कहा जाता है, हम भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मैग्ना कार्टा वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो हमने मूल अधिकारों को लिया है USA से। अब आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए कि मूल अधिकार आपके कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार हमारे USA से लिए गए हैं, यानी कि हमने जो मूल अधिकार लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, USA से लिए हैं। भाग मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। मूल अधिकार किस भाग में है, मूल अधिकार भाग 3 में है। तो आपके 4 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बन गए। अब 12 से 35 हम आपको फटाफट कराते हैं। भाग 12 में आर्टिकल 12 में आपका, इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं और पहले कितने थे, 7 प्रकार के थे, जो अब नहीं हैं। एक संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, जिसमें से मैं 6 प्रकार आपको बता दे रही हूँ। पहला प्रकार है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है हमारे अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा पहला जो प्रकार है वो समानता का अधिकार है, तो वो 14 से 18 है, तो मैं उस तरीके से ही आपको आगे कराती जाऊंगी। आर्टिकल 12 और 13 में क्या है ये भी आपको बता दूंगी। आर्टिकल 12 आपकी परिभाषा बताता है, ये राज्य की परिभाषा बताता है, ये राज्य क्या है। तो राज्य की एक मोटे तौर पर हम परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। वे सभी राज्य कहलाएंगे जो कुछ नियम और कानूनों को बनाएंगे, कुछ नियम और कानून बनाएंगे और उन्हें क्या करेंगे, क्रियान्वित कराएंगे। तो ये हो सकता है आपका स्टेट हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है, लोकल बॉडी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर आपके सबसे निचले स्तर पर देखा जाए तो आपके प्रधान हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपके राज्य हैं, यानी वे सभी राज्यों को जो कुछ नियम और कानून बनाए। वो नियम और कानून कैसे होने चाहिए, आपकी हमारी भलाई के लिए होने चाहिए और हमारे मूल अधिकारों को और प्रभावशाली बनाने के लिए होने चाहिए। आर्टिकल 13 कहता है हमारा अल्पीकरण की बात करता है। तो अल्पीकरण कब होगा, असंगत होने पर। तो हम अल्पीकरण कब करेंगे, असंगत होने पर। यानी आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता कहाँ छिन जाएगी, तब छिन जाएगी तब आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करो, तब आप किसी की दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करो, तब वहाँ आपका क्या है, असंगत हो जाएगा और वहाँ पर आपके जो अधिकार हैं उनको कम कर दिया जाएगा। अल्पीकरण यानी कि आपके जो अधिकार हैं उनको कम कर दिया जाए और आपके जितने भी जो अधिकार हैं संविधान बनने से पहले के और बाद के तब तक बने रहेंगे, तब तक हमारे मूल अधिकारों को वो हनन नहीं करें। आर्टिकल 14 से 18 तक मैंने आपको जैसे बताया है कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि का शासन, जो विधि है उसका शासन होना चाहिए। तो विधि के शासन में भी हमारे 2 प्रकार हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, यो हमने कहाँ से लिया है,
यूके से लिया है। विधि के समक्ष समानता, यानी जो विधि है, जो कानून है, उसके समक्ष, उसके सामने हम सब क्या हैं, समान हैं। उसके आँख पर पट्टी बंधी हुई है, उसके सामने हम सब समान हैं। यदि हम एक ही प्रकार का अपराध करेंगे तो हमें उसी प्रकार की सज़ा भी मिलेगी, चाहे सबसे अमीर व्यक्ति हो या फिर आप एक भिखारी हो। यदि आप एक प्रकार का अपराध करोगे तो आपको एक ही प्रकार की सज़ा मिलेगी। ये है हमारा संविधान, ये है विधि के समक्ष समानता। जो अंधा है, जो नहीं देख रहा कि आप सबसे अमीर व्यक्ति हो तो आप देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहा, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दूसरा है आपका विधि का समान संरक्षण। इसमें आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है। जो आपके कुछ ऐसे तबके जो बहुत पिछड़े हुए हैं, कुछ जनजातियां हैं या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां उनको अभी हमसे 20 से 25 साल पीछे चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या करा गया है, कुछ रियायतें दी गई हैं, यानी कि कुछ आप कह सकते हो रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो ये पॉजिटिव रिजर्वेशन है कि आपको नीचे ना गिराकर जो व्यक्ति पिछड़े हैं, जनजाति हैं या अति पिछड़े हैं या फिर ऐसा वर्ग जो सुविधाओं के अभाव में हैं या अभी हमसे 10 से 20 साल पीछे चल रहा है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन करके उन्हें सुविधाएं प्रदान करना, ये विधि का समान संरक्षण है। जिस प्रकार से आपका बस में चढ़ने वाले बच्चे की टिकट हाफ लगती है और आपकी टिकट फुल लगती है, तो ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें आपके अधिकारों का हनन नहीं किया गया, वरन उस बच्चे को रियायतें दी गई हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव का अभाव। आप 15 में 5 भी आ रहा है, तो आप 5 प्रकार के जो भेदभाव हैं उन्हें नहीं कर सकते। आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप उस जाति से हो तो आप स्नान घाट पर नहीं जाओगे, या आप इस जाति के हो तो आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं आओगे, या आप किसी भी जो सामूहिक स्थल हैं उन पर नहीं जाओगे, पूजा स्थल पर नहीं जाओगे, या फिर घूमने फिरने की जगह वहाँ पर नहीं जाओगे। तो आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते कि आप इस धर्म से हो आप इधर नहीं आओगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आप लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, स्त्री पुरुष बराबर है। आप वंश के आधार पर नहीं कर सकते, आप जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते कि आप बिहार से हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, आप उस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका पहनाव अलग हो, खान पान अलग हो, बोलचाल अलग हो, लेकिन उस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता, यानी कि आपकी जो सरकारी जो जॉब होती है उसमें आपके लिए सबके लिए समानता का अवसर दिया गया है। आप भी फॉर्म डाल सकते हो, भिखारी भी फॉर्म डाल सकता है, अंबानी का बेटा भी फॉर्म डाल सकता है और पेपर दे सकते हैं। सबको एक ही प्रोसीजर है, वो करना पड़ेगा। इसमें भी आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया है, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया है, कुछ जनजातियों के लिए और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए। तो भैया ये आरक्षण बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये हमें भी बहुत बुरी लगती थी कि आरक्षण दे रखा है, हम लोग समझ नहीं रही है, ये है वो है। लेकिन आरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं गिराया जा रहा, आप तो वहीं पर हो, आप इतना ऊपर उठे हुए हो, लेकिन जो लोग आपसे बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं, 25 साल पीछे हैं, उनको थोड़ा सा उठाकर जो गैप था दोनों के बीच में, गैप भरने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल आपका 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छूत का अंत। वैसे अब कहीं भी छुआछूत तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि लोग जागरूक हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर भी मिल जाती है। मेरे बाबा हुए या और भी बुजुर्ग लोग हुए, वो घर में आने से पहले एक बार पूछ लेंगे, बेटा कौन सी जाति की, पानी गिलास से पियो।
तो मतलब अभी वो वाली बात है ना, उनके अंदर वो मानसिकता बनी हुई है, तो उसको निकलने में जो बुजुर्ग लोग हैं शायद उनके अंदर थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी आप देखा जाए तो अस्य प्रस्ता का अंत हो ही गया है। आज आपके दोस्त, आप ये देखकर दोस्ती नहीं करोगे कि आपके दोस्त की जाति क्या है, ये आप नहीं देखते। दोस्त दोस्त है, कोई भी जाति का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आज आप पानी पूरी ये देख के नहीं खाते कि पानी पूरी बेचने वाला किस जाति से है। तो इस प्रकार से आपका अस्य प्रस्ता का अंत। और आपका आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि जो विशेषाधिकार थे ना आपको, या आप एक इसमें कहिए विशेषाधिकारों का अंत। तो विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया, यानी आप कोई ऐसी उपाधि नहीं लगाओगे जिससे आप हम लोगों को या अपने आपका जो जहाँ भी रह रहे हैं उन लोगों को दिखा सके कि हम आप सबसे ऊंचे हो। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सब अपने आप में यूनिक हैं, सब अपने आप में बड़े हैं। तो आप ऐसी कोई उपाधि नहीं लगाओगे जिससे आप निकलो और सबको नीचा दिखाते हुए जाओ, ऐसी कोई उपाधि नहीं लगाओगे। गफ्फार खां, राय बहादुर, राय शराय, पता नहीं जो भी उपाधियाँ हैं, आप उन सब का अंत कर दिया गया है। आपकी उपाधि लगेगी तो किस टाइप की आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे तो आप लगा सकते हो अपने आगे डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर, ब्रिगेडियर, ये सब आप उपाधियाँ लगा सकते हो। तो आर्टिकल 14 से 18 तक क्या था आपका? समानता का अधिकार, जो अभी हमने पहला प्रकार समाप्त कर दिया है। और दूसरा प्रकार क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19, आपको आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो पॉइंट वाइज है, मैं अभी उनको बताती हूँ। आर्टिकल 19 में आपके 6 प्रकार की, तो हमारा दूसरा प्रकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक आपका क्या है? आर्टिकल 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और आर्टिकल 19 को ही आपके संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो पॉइंट वाइज है। पहला है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है आपकी सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा है आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जब आप संगठन बना लिए तो आप घूम भी सकते हो। तो चौथा है आपका संचरण करने की स्वतंत्रता, तब आप घूम रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? निवास भी कर सकते हो, यानी निवास करने की स्वतंत्रता, बस भी सकते हो। जब आप निवास कर रहे हो तो आप क्या करोगे? अपने लिए कोई रोजगार भी कर सकते हो। तो रोजगार या वृत्ति की स्वतंत्रता, सॉरी इधर उधर हो गया। तो आर्टिकल 19 में आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता किस प्रकार से है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और रोजगार एवं वृत्ति की स्वतंत्रता। अब आपका अभिव्यक्ति में आप अभिव्यक्त कैसे कर सकते हो? आप बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हो, बोलकर। आप धरना के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हो, आप पुतला फूंक कर अभिव्यक्ति कर सकते हो, आप मीडिया के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हो। भाई ये तो मीडिया वाला तो आजकल आपको सब जगह देखने मिल जाता है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, पता नहीं ट्विटर हो गया। तो मीडिया की अभिव्यक्ति तो आप बहुत भली भांति समझ रहे होंगे कि मीडिया की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है। तो आपका 19 हो गया कंप्लीट। आर्टिकल 20 आपका कहता है, आर्टिकल 19 में एक और था हमारा संपत्ति का अधिकार जो अभी नहीं रहा। आर्टिकल 20 कहता है दोष
सिद्धि से संरक्षण, ये आपके 3 प्रकार, संरक्षण कैसे, ये आपके 3 प्रकार का होता है। यानी आपने जो अपराध किया है उस समय जो कानून है, तो अपराध के समय जो कानून है उसी से आप सज़ा दोगे। यानी आपने अपराध तो 2016 में किया है और आपको 23 में सज़ा मिल रही है, तो आप सज़ा दोगे 2023 का जो कानून चल रहा है उस तरीके से नहीं। आपने 2016 में अपराध किया है तो आपके 2016 में उस अपराध के लिए क्या सज़ा थी वही आपको प्रदान की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि एक अपराध किया है तो उसकी एक ही बार सज़ा मिलेगी, सज़ा भी आपको एक ही बार मिलेगी। यानी एक अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जेल होकर आ गए और बार बार आपको निकल के आ रहे हो, बार बार आपको जेल में डाल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तीसरा है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल आपका 19 हो गया, 20 हो गया। आर्टिकल 21 कहता है, जो आपका अति महत्वपूर्ण है, जो आपके जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही आपका एक अधिकार है कि आप स्वच्छ खाना खाओगे, आप स्वच्छ जल पियोगे, आप स्वच्छ पर्यावरण में सांस लोगे, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आप विदेश में घूमोगे, आप विदेश में जा सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है आपका निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, जिसे आप प्राइवेसी कहते हो। फ़ोन पर लगने वाला ऐसे ये लगने वाला जो पासवर्ड है, ये आपका निजता का अधिकार है। आप किसी का फ़ोन रिकॉर्डिंग पर नहीं लगा सकते, यह निजता का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से आपका आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 22 आपका 21 का का भी है, 21 का का है जो पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए तो फ्री एजुकेशन की बात करता है, और 6 से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण की बात करता है, जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे लागू किया था। 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसे लागू किया था। तो आपका स्वतंत्रता का, यानी दूसरा प्रकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रकार आता है, अब आपका तीसरा प्रकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपका तीसरा प्रकार है शोषण आर्टिकल 21 ही हुआ है, 22 तो रह गया आपका। आर्टिकल 22 आपका क्या कहता है, गिरफ्तारी में संरक्षण। यानी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो वहाँ भी आपके 2-3 कर दिए गए हैं। आप कारण पूछ सकते हो कि आपको किस कारण गिरफ्तार किया गया है, किस कारण आपका वारंट जारी किया गया है। आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा, और इसमें जो आने जाने का समय है वो काउंट नहीं होगा। और आपका थर्ड कहता है कि आप मनपसंद जो वकील है उसे हायर कर सकते हो, मनपसंद वकील को क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरे प्रकार का है वो 23 और 24 में है। तो 23 कह रहा है कि आप तस्करी नहीं कर सकते, आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप बेरोज़गारी नहीं करा सकते। बेरोज़गारी है कि आपने काम तो बहुत कराया और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सैलरी प्रदान नहीं की। आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते, बंधुआ मजदूर यानी कि आपने एक कर लिया कि आप ज़िंदगी भर हमारे यहाँ मजदूर रहोगे, वो कहीं नहीं जा सकता, आप जितना वेतन दोगे उसे लेना पड़ेगा, तो आप ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ ऐसे कार्यों में नहीं लगा सकते जिससे उनके
जान जा सके या फिर वो किसी तरीके से मानसिक प्रताड़ित हों, तो आप ऐसे कामों में उन बच्चों को नहीं लगा सकते। जैसे हो गया किसी कारखाने में करने वाला काम, या फिर किसी खदान में किया जाने वाला काम, या कोई खतरनाक काम जिससे उनकी जान जाने की संभावना हो, ऐसे आप कार्य उनसे नहीं करा सकते। तो तीसरा प्रकार आपका हो गया। चौथा प्रकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक है, आर्टिकल 23 से 24 तो शोषण की व्यवस्था। तो आर्टिकल हमारा 25 कहता है कि अंतःकरण, आप जो भी धर्म आपको पसंद है उसका आप क्या कर सकते हो, अंतःकरण कर सकते हो। आपको मंदिर में जो होने वाली प्रार्थना है वो पसंद है तो आप उसे गुनगुना सकते हो। आपको मंदिर के आगे जा रहे हो, सिर झुकाने का मन है, आप वो कर सकते हो। आप मस्जिद के आगे जा रहे हो, आपको उसमें जाने का मन है, आप वो कर सकते हो। आप चर्च जा रहे हो, वहाँ जाकर जो प्रार्थना है उस तरीके से वो कर सकते हो। तो यानी कि आप अंतःकरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। और जो ये 25 ही कहता है, जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें आप क्या कर सकते हो, धारण कर सकते हो। जैसे आपका पगड़ी हो गया, कृपाण हो गया, सिंदूर हो गया, और जो और भी श्रृंगार होते हैं, जो मंगलसूत्र वो पहनना वो हो गया, आपका हिजाब पहनना हुआ, तो ये आपके प्रतीक हैं, आप इन्हें धारण कर सकते हो। आर्टिकल आपका 26 कहता है कि जो धार्मिक प्रबंधन होगा, धार्मिक प्रबंधन यानी आप किसी मंदिर या किसी की स्थापना कर रहे हो, या सामूहिक रूप से कोई आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल 26 इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि जो धार्मिक कार्य में जो धन लगाया जाएगा, धार्मिक कार्यों में जो धन लगाया जाएगा वो क्या कर दिया जाएगा, आपका टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री। और आपका आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी संस्था, यानी कि जो भी संस्था होगी, कोई भी कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, उसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, जो सरकारी खर्च पर चल रहे हैं, कोई भी संस्था जो सरकारी खर्च पर चल रही है उसमें क्या नहीं कर सकते, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, आर्टिकल 28 कहता है। तो आपकी जो चौथे प्रकार की स्वतंत्रता थी, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, वो आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपका 5वां प्रकार है अल्पसंख्यक से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है ये, और संस्कृति से संबंधित है, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। तो आपका आर्टिकल 29 क्या कहता है, आपका आर्टिकल 29 कहता है कि ये अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। ये अल्पसंख्यकों की रक्षा किस प्रकार करेगा कि आप इनमें भेदभाव नहीं कर सकते। किस प्रकार से, आप उनकी संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वो किसी कॉलेज में आ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा हो गई, उसका धर्म हो गया, उनकी लिपि हो गई, करते हैं कि ये तो उस तरीके से आ रहा है और इसमें हमारी ये एक ही सिख है या एक ही मुस्लिम है, सब हिंदू है या सब मुस्लिम है, एक ही हिंदू है, या जो भी अल्पसंख्यक रहे होंगे, तो आप उस तरीके से उनको एंट्री नहीं देंगे, तो ये आप नहीं कर सकते। आर्टिकल आपका 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, और इसमें क्या करेगी, आपकी सरकार भी मदद करेगी, सरकार भी मदद करेगी। तो आपका जो छठा प्रकार था अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति वाला अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में है, वो आपका हमारा एक आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, तो अभी वो कानूनी अधिकार बन चुका है, जो 300 का में डाल दिया गया है। कानूनी अधिकार ऐसा अधिकार है कि आपसे कोई व्यक्ति तो नहीं छीन सकता, लेकिन कानून छीन सकता है। ये हमारा जो छठा प्रकार है वो क्या है,
छठा प्रकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका छठा प्रकार हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कौन सा है? मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा और हृदय कह दिया। आत्मा और हृदय कह दिया। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा क्या है, या फिर दे देगा संविधान की आत्मा क्या है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन दे देगा। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहोगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारी संविधान की आत्मा है। यदि क्वेश्चन बनता है एक संविधान की आत्मा क्या है, तो हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, और यही आर्टिकल 32 है, यही हमारा क्या है, संरक्षक है। संरक्षक है, यही क्या करता है, हमारी रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट किस पार से हैं, तो हम पहला प्रकार बता रहे हैं। पहला प्रकार है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी प्रत्यक्ष सामने ही खड़ा कर देना। सशरीर, यानी शाब्दिक अर्थ होगी सशरीर, उसे सशरीर प्रस्तुत करना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है या कौन सी ऐसी रिट है जो व्यक्ति के अधिकारों की बात करती है। तो कौन सी रिट है, आर्टिकल 19 का जो रिट पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण वह है। दूसरी रिट है हमारी परमादेश। यानी इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो कोई असंवैधानिक कार्य करने पर या निजी व्यक्ति पर ठीक से कार्य नहीं करने पर ये आदेश दिया जाता है। असंवैधानिक या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ठीक से कार्य ना करने पर यह परमादेश दिया जाता है। और हमारे तीसरे प्रकार की जो रिट है वो है प्रतिषेध, यानी रोक लगाना। इसमें जो उच्च न्यायालय है अपने से जो निचला अधीनस्थ न्यायालय है वो न्याय क्षेत्र से बाहर, यानी न्याय क्षेत्र से बाहर जाने पर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पे क्या करता है, रोक लगा देता है। इसी प्रकार से जो हमारा 4th नंबर है वो भी है उत्प्रेषण। सूचना देना, ये भी उच्च न्यायालय से संबंधित है कि उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालय को सूचना देगा। किस प्रकार की सूचना देगा कि उस प्रकार कोई भी लंबित जो मामले पड़े हैं वो उच्च न्यायालय में फॉरवर्ड किए जाएं। और जो हमारी 5वें प्रकार की रिट है वो है अधिकार रक्षा, यानी आपके संवैधानिक पद की जांच के लिए, यानी कि आपकी जांच के लिए है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि आपने आर्टिकल 32 आपने बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आर्टिकल 32 में क्या दे रखा है। अब आपका आर्टिकल 33, 34, 35 रह गया, और 33 और 34 में आपके जो अधिकार हैं, आर्टिकल 33 और 34 में आपके जो अधिकार हैं उसको सीमित करना बताया गया है। आर्टिकल 32 एक और बार आप देख लें कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है हमारी परमादेश, तीसरी है हमारी प्रतिषेध, और चौथी है हमारी उत्प्रेषण, और 5वीं है हमारी अधिकार रक्षा।
अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 33 पे। आर्टिकल 33 और 34 मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपके अधिकारों को सीमित करेगी। ये अधिकारों को क्या करती है? ये अधिकारों को सीमित करती है। तो आर्टिकल 33 कब आपके अधिकारों को सीमित कर देगी? जब आप कोई गुप्तचर हों, कोई अधिकारी हों, या फिर आप मीडिया में हों, या फिर आप राजदूत हों। उनके भी जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं कि भाई आपके जो अधिकार हैं उनको हम सीमित कर दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनकी जो कुछ नियम कानून है उनको उल्लंघन हो जाएगा, और उनका उल्लंघन ही नहीं होगा, हमारे देश का भी हो सकता है, हमारे देश के लिए भी कोई खतरा बहुत बड़ा खतरा बन जाए। आर्टिकल 34 कहता है कि जो सैन्य कानून लग जाता है यानी मार्शल लॉ, उसे लगने पर भी क्या है, अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। और आर्टिकल आपका 35 कहता है कि संसद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं इन पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। कैसे कानून बना सकती है? उनको अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब आपको बता दें कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य हैं, प्रवर्तनीय हैं। यानी मूल अधिकारों का हनन होगा तो हमारा रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और लेकिन जब आपातकाल होता है तो हमारे मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, निलंबित किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, 20 और 21। और हमारे कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं, केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आपके 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बन जाएंगे कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं, या एक दे दिया होगा कि आर्टिकल 19, 21, 22, 23 और 14। अब इनमें से कहेगा ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों के लिए है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो 19 है वो आपका क्या है? केवल और केवल भारतीयों के लिए। तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। आप इनमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। कोई आपको एनसीईआरटी या फिर ऐसे कोई अलग से क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप इसे ही क्लास को 2-3 बार रिपीट करिएगा, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। और अभी नेक्स्ट